जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ा रहा हूं और साइंस में जो है कि बायोलॉजी का क्लास और फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है। बायोलॉजी में कोशिका वाला चैप्टर चल रहा है और फिजिक्स में आपका प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें दर्पण जो है कि कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, जब भी आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले साइंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ये हकीकत है। क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें डिट्टो किससे पूछ दिया था, एनसीईआरटी से, इस बुक से पूछ दिया था और सबकी हालत हो गई थी खराब। जब इस बुक से पूछा था एनसीईआरटी से तो सब टीचर की हालत खराब हो गई। इसलिए खराब हो गई क्योंकि वो तो अपने नोट्स से पढ़ा रहे थे, लेकिन इस क्या किया, रेलवे ने एनसीईआरटी से पूछ दिया। तो दोस्तों, इसी एनसीईआरटी से मैं नोट्स बनाया हूँ और नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हूँ कि कहीं भी क्वेश्चन जो है कि आपका जो है कि गड़बड़ नहीं होगा। तो जब भी आपको अगर रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो एनसीईआरटी भैया पढ़ना पड़ेगा। इधर उधर से पढ़ने से कुछ नहीं उखड़ने वाला है, जो बात है वो साफ है। ठीक है, तो ये जो कंटेंट मैंने बनाया एकदम एनसीईआरटी की बुक, इससे इससे मैंने बनाया। ये किसी किसी टीचर का या किसी मास्टर या मास्टराइन का चुराया हुआ कंटेंट नहीं है कि लेकर आए और तुरंत लगे पढ़ाने, अब बन गए यूट्यूब पर मास्टर। ऐसा नहीं है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इस किताब से बनाया गया, ये मोटी वाली जो किताब है, इससे हमने बनाया है। क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे चुका हूँ और जब एक व्यक्ति जब असफल होता है 1-2 नंबर से, पॉइंट से, तब उसको समझ में आता है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं वो फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा अपवर्तन का स्टार्ट होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन का होगा। क्योंकि दर्पण वाला कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आप अगर नए हो तो कंटेंट को पहले देखिए, तब जाके आप देखिए और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर आप उठाइए। ऐसे मत पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर उठाइए और उठाने के बाद जो है कि आप अपनी तैयारी में लगिए, तब समझ में आएगा आपको कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता कहाँ से। ठीक है, तो 100 बात की एक बात भैया ये है कि आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको किताब ले लीजिए या मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो आइए अपने सब्जेक्ट पर हम लोग आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का क्या, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। अब भैया अपवर्तन होता क्या है, ठीक है। अपवर्तन क्या है कि प्रकाश का एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाना एवं अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऐसे समझिए मोटा मोटी, सीधा सीधी, कि एक समांग माध्यम, समांग मतलब एक ही माध्यम, एक ही चीज से बना हुआ माध्यम, एक ही चीज से बना हुआ मीडियम, जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, ये क्या है, समांग माध्यम है। फिर उसके बाद दूसरे समांग माध्यम में प्रकाश एक समांग माध्यम से जब दूसरे समांग माध्यम में जाती है, यानी कांच से होके जब पानी में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी या तो हट जाएगी या तो सट जाएगी, हट जाएगी या तो सट जाएगी। तो यही हटना और सटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा इस फिगर में। अपवर्तन के कारण दो अलग अलग दो माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यानी कि ये अपवर्तन के कारण ही अलग अलग माध्यम में, जैसे हवा में, पानी में, कांच में, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ऐसे नॉर्मली जो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, किसमें, निर्वात में। लेकिन अगर कांच में वही प्रकाश जाएगी तो उसका चाल बदल जाएगा। अगर वही जो है कि प्रकाश जल में जाएगी तो बदल जाएगा। अगर वही जो है कि क्या बोलते हैं आपका निर्वात में रहेगी तो बदल जाएगा। अलग अलग माध्यम में बदल जाएगा। केरोसिन में अलग अलग माध्यम रहेगा तो बदल जाएगा। ठीक है, अपवर्तन का कारण, अपवर्तन किस कारण होता है, चाल में परिवर्तन के कारण। क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाशवा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाई तो वो क्या होगी, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, यानी कि हट जाएगी। तो वही क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। आइए इस फिगर में हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं कि क्या होता है। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि ये क्या है, एक बाउंड्री लाइन है, क्या है, एक बॉर्डर है।
इस बॉर्डर के ऊपर क्या है, हवा है, यानी कि वायु है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इस बॉर्डर लाइन के ऊपर क्या है, हवा है, और इस बॉर्डर लाइन के नीचे क्या है, कांच है, यानी कि ग्लास है। हवा को विरल माध्यम कहते हैं, हवा को विरल माध्यम कहते हैं, और कांच को सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, ये क्या है भैया, बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर क्या है, हवा है, बॉर्डर के नीचे क्या है, कांच है। जो हवा है उसको क्या कहेंगे, विरल माध्यम, कांच को क्या कहेंगे, सघन माध्यम। क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, इस पर जो लाइन खींची जाएगी उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि यहाँ से प्रकाश चली, ठीक है, जब यहाँ से प्रकाश चलेगी तो आने वाली प्रकाश क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, जैसे ही हवा से गुजर के यहाँ जाएगी और इसके बाद एंट्री कहाँ होगी उसकी, कांच में होगी। तो हवा को तो एक्चुअली इस लाइन से होकर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगी कि यहाँ से न जाकर झुक जाएगी, ये बेंड हो जाएगी अपने अभिलंब की ओर। देखिए यहाँ से प्रकाश चली, ठीक है, यहाँ से प्रकाश चली, और प्रकाश चलने के बाद क्या होगी कि जैसे इस पॉइंट पर आएगी, ठीक है, आपतन बिंदु पर, उसके बाद क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इसको यहाँ जाना चाहिए लेकिन बेंड हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो गई। यही क्या हो गया, विचलन हो गया, यानी अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। क्या हो गई मेरे भाई, विचलित हो गई। तो यही विचलन क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आने वाली जो प्रकाश किरण है उसको आपतित किरण बोलेंगे, और यहाँ पर जो निकलने वाली इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और दर्पण में क्या होता था, परावर्तित किरण होता था, क्योंकि प्रकाश यहाँ से आती थी और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती थी। और अच्छे से समझिए, देखिए ये क्या है, आपका बॉर्डर लाइन है। ठीक है, इस बॉर्डर लाइन के ऊपर क्या है, कांच है। अब ठीक इसका उल्टा हो गया, बॉर्डर लाइन के ऊपर कांच, और कांच को सघन माध्यम। अब बॉर्डर लाइन के नीचे वायु यानी कि विरल माध्यम। ठीक है, ये क्या है, बॉर्डर लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर कांच, इसके ऊपर और इसके नीचे क्या है, हवा है। ठीक है, हवा है, हवा है, इसके बाद कांच को सघन माध्यम, वायु को विरल माध्यम। अब देखिए क्या होगा कि जब प्रकाश किसमें, कांच से होकर गुजर रही है, जैसे इस पॉइंट पर आएगी, इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा, इसकी जो 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 एक्चुअल जो इसकी लाइन है ये है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगी, यहाँ से दूर हट जाएगी अपने एक्चुअल लाइन से, अपने मेन लाइन से, अपने पहले वाली लाइन से क्या करेगी, दूर हट जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इस वाले में क्या था कि अपने अभिलंब की ओर झुक रही थी और ये अभिलंब से दूर हट रही थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कांच से हवा में आ रही है तो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है कि हट जा रही है, और हवा से कांच में आ रही तो झुक जा रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो दूर हट रही है। विरल मतलब कि उसको हल्के में ले रही है और दूर हट जा रही है। लेकिन वहीं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो क्या कर रही है, अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है, झुक जा रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर कि जो आने वाली प्रकाश की किरण है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जो निकलने वाली उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, इंटर इंटर करके ये जो है कि अंदर घुस जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें जैसे वहाँ पर हम आपतन कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण इस तरह देखते थे वहाँ पर, ठीक इसमें भी वैसे ही देखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण क्या होता है कि ये जो इसको बोलेंगे प्रथम माध्यम। क्या बोलेंगे, प्रथम माध्यम। इसको द्वितीय माध्यम, यानी कि पहला माध्यम, और ये क्या हो गया, दूसरा माध्यम। देखिए सब इस चैप्टर का मेन चीज यही है, यहीं से सब कुछ उत्पन्न होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला माध्यम, और ये हो गया आपका दूसरा माध्यम। पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है। इस चित्र में, इस चित्र में पहला माध्यम कांच है और दूसरा माध्यम वायु है। ठीक है, अब देखिए कि आपतित किरण क्या होता है कि प्रथम माध्यम में जो प्रकाश आएगी उसी को आपतित किरण बोलेंगे। प्रथम माध्यम में जो प्रकाश आएगी उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, अपवर्तित किरण क्या होता है कि जैसे ही हवा से कांच एंट्री कर जाएगी
एंट्री करके कांच में चली जाएगी और वहां से जब निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अपवर्तन के कारण जो किरण बनी वो क्या हुई, अपवर्तित किरण। अपवर्तन के कारण जो किरण बनी उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु मतलब आपतन बिंदु क्या होता है कि जब आपतित किरण जिस पॉइंट पर आकर टकराती है, जिस पॉइंट पर आकर गिरती है, जिस पॉइंट पर आकर हिट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है। और अभिलंब क्या होता है कि ये जो बॉर्डर लाइन है जिसको पृथककारी पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पृथककारी पृष्ठ बोला जाता है। तो आपतन बिंदु और पृथकारी पृष्ठ पर खींचा गया जो लंब रेखा होती है वही क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। ठीक है, अभिलंब तो समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनता है, आपतन कोण क्या होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण किसको बोलते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, यहाँ पर परावर्तन लिखा हुआ है, परावर्तन नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका अपवर्तन, अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। यहाँ भी क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, अपवर्तन कोण होगा। अब अपवर्तन कोण क्या होता है कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। ये अभिलंब है और ये क्या है आपका, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक बार हम और समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखिए आपतित किरण प्रथम माध्यम में चलने वाली किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाएगी। आपतन बिंदु आपतित किरण, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण के किरण वाली बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु क्या होता है कि जिस पॉइंट पर आपतित किरण आके क्या करते हैं, हिट करते हैं, वो क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। आपतन कोण क्या होता है, पहले अभिलंब समझ लीजिए। आपतन बिंदु तथा पृथकारी पृष्ठ पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं माध्यम। माध्यम देखिए कितने प्रकार का होता है, माध्यम कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर देख लीजिए। माध्यम मीडियम, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तसल्ली से पढ़िए, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गड़बड़ाए ना। ठीक है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में अपवर्तित किरण झुकती है वह माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहलाता है। यानी कि जैसे सघन माध्यम, इस चित्र में समझिए कि जिस माध्यम में अपवर्तित किरण, जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अपनी अपवर्तित किरण झुकती है उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो प्रकाश आई और आने के बाद इसको तो यहाँ जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गई, झुक गई, तो ये पूरा का पूरा माध्यम क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। विरल माध्यम, जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यहाँ से आई प्रकाश किरण, इसको तो यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गई, और दूर हट गई, तो ये जो माध्यम कहलाएगा क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, आपको विरल माध्यम कहलाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है तो वह
माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहलाता है। दोस्तों इस चीज़ को बहुत जानना जरूरी है। अगर आप पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, लीनियर टाइप का पढ़ेंगे, वन लाइनर में, तो क्या होगा कि जब लैंग्वेज बेस्ड जब क्वेश्चन पूछ देगा तो आपकी हालत हो जाएगी क्या, खराब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या करेगी, झुकेगी। और वहीं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। विरल से सघन झुकना और सघन से विरल दूर हटना। ठीक है, तो इतना सारा चीज आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण पूछ देगा कि बीकर में रखी पेंसिल टूटी हुई दिखाई क्यों देती है या किस कारण दिखाई देती है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, इस तरह के ऑप्शन रहेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण बीकर में रखी पेंसिल क्या होती है, टूटी हुई दिखाई पड़ती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुयान का अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई क्यों दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। तालाब की गहराई का कम दिखाई देना, ये क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बीकर में रखी पेंसिल टूटी किसके कारण होती है या दिखाई देती है, तो अपवर्तन के कारण। तारों के टिमटिमाना किस कारण है, तो अपवर्तन के कारण है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज से नीचे दिखाई देना क्या है, अपवर्तन का है। वायुयान यानी जहाज का अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखना क्या है, अपवर्तन का है। तालाब की गहराई का कम दिखाई देना क्या है, अपवर्तन का है। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ कि कांच के अधकार स्लैब से अपवर्तन। ठीक है, ये कांच का टुकड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये हवा है, फिर कांच है, फिर हवा हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका हवा, फिर कांच, और ये हो गया हवा। तो हवा से जब कांच में आएगी तो अब अभिलंब की ओर झुकेगी, जैसा कि हम लोग पहले देखे हैं। अब कांच क्या हो गया, सघन हो गया, और जैसे ही हवा में जाएगी तो क्या हो गई, अब दूर हट जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अब इसको तो यहाँ आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो इसमें क्या होगा, देखिए कांच का स्लैब होता है और इसकी जो ये यहाँ से यहाँ मोटाई होती है, और ये क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। ठीक है, अब ये अपवर्तित किरण आपतित किरण की भांति व्यवहार करके यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकलने वाली जो किरण है इसको बोलेंगे निर्गत किरण। यहाँ पर जो अपवर्तित किरण है इसको क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। और यहाँ पर क्या है, आपका अपवर्तित किरण है। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मल और आपतित किरण के बीच क्या होता है, आपतन कोण होता है। लेकिन वहीं निर्गत कोण पूछेगा तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंदु बी पर अपवर्तन के नियम से, ठीक है, अपवर्तन का नियम क्या है, नीचे हम लोग देखेंगे। साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू ए एन जी या एन जी बटा एन ए। और बिंदु सी पर, यानी बिंदु बी हो गया सी पर, फिर स्नेल लॉ लगाएंगे। ठीक है, साइन आई बटा साइन ई इक्वल टू एन ए अपन एन जी। और समीकरण 1 और 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे तो हमारा कट पीट के क्या आ जाएगा, आई इक्वल ई, यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है, निर्गत कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, निर्गत कोण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। ठीक है, क्या है, पहला नियम और दूसरा नियम, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दर्पण में परावर्तन के भी 2 नियम थे। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किसमें, अपवर्तन में। उसमें क्या था, यहाँ पर परावर्तित किरण था। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम है। ठीक है, इस स्नेल का नियम ये कहता है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या है,
एन है, ठीक है। यानी कि साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। तो अपवर्तन में दो नियम, एक हो गया आपका प्रथम नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में स्नेल का नियम होता है जो साइन आई बटा साइन आर इक्वल साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन के बराबर होता है। एन क्या होता है? अपर्तनांक होता है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपर्तनांक होता है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं आगे। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, जिससे भर भर के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। अपवर्तनांक होता क्या है? ठीक है, आपने तो ये अपवर्तन पढ़ लिया। अब अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये देखिए पहला माध्यम है और दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो ये विरल हो गया सघन माध्यम, और प्रकाश आ रही है और अपने मार्ग से विजित हो जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखना होगा कि आपतन आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। यानी कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन या 1n2 1n2, यानी कि पहला फिर उसके बाद दूसरा, यानी पहला माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। अभी हम अच्छे से आपको आगे बताते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ याद रखना है आपको कि जब भी हवा के लिए ए लिखना है, गिलास के लिए जी लिखना है, और वाटर के लिए डब्ल्यू लिखना है, और डायमंड के लिए डी लिखना है, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ WNA, तो इसका मतलब क्या होता है कि पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि हवा का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, मतलब जो इस साइड होगा उसके सापेक्ष होगा, ठीक है। अब लिखा GNW यानी कि जी के सापेक्ष, पानी का अपवर्तनांक जी के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया आपका कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ठीक है। क्या हो गया आपका? पानी का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका वाटर, यहाँ पर वाटर रहेगा, ठीक है। हवा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा? आपको वाटर रहेगा, ठीक है। ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक चीज हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा कि जिसे GNW लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ANW बटा ANG, ठीक है। यानी कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका मतलब यही होता है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। उसी तरह ANG जब लिखना होगा तो ANG बटा के ANA हो जाएगा, और WNG लिखना होगा तो ANG बटा ANW हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले ये लिखा जाता है ऊपर, उसके बाद ये लिखा जाता है। और एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो विरल माध्यम के पास सापेक्ष सदैव सदैव जो अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष लिखा जाता है। जब भी आपको किसी का अपवर्तनांक लिखना हो तो हवा के सापेक्ष आप लोग लिखेंगे, ठीक है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाता है, ठीक है। विरल माध्यम के सापेक्ष हमेशा लिखा जाता है सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर लिखा हुआ 1n2 तो इसको लिखेंगे n2 बटा n1। क्या लिखेंगे? n2 बटा n1, और 2n1 लिखा है तो यानी n1 बटा n2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो अगला कॉन्सेप्ट है या अगला सूत्र जो है, इससे क्या होता है? न्यूमेरिकल आपका पूछता है, और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल और बहुत इजी रहता है। लेकिन अगर आपको फार्मूला क्लियर नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल C हो गया, और किसी माध्यम में V हो गया, तो N इक्वल टू C बाई V, N इक्वल टू C बाई V। अब यहाँ याद रखने वाली चीज़ है कि ANG मतलब होता है वायु में प्रकाश की चाल बटा के कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल बटा के कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि C/VG, ठीक है। और उसी पर ANW लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल बटा के जल में प्रकाश की चाल, यानी कि C/VW, ठीक है। अब यहाँ पर चीज देखिए कि GNW लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है ANW बटा ANG, ठीक है। ANW बटा ANG लिखा जाता है, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं VG/VW, ठीक है। ये
मतलब कि ये क्या है आपका ग्लास में प्रकाश का वेग बटा के पानी में प्रकाश का वेग, ठीक है। इसे लिखा हुआ है 1n2 का मतलब v1 बटा v2। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब देखिए यहाँ पर लिखा 2n1 यानी कि 2n1 का मतलब हो गया v2/v1। क्या हो गया? v2/v1। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। आइए देख लेते हैं अब इस चैप्टर के हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? अंतिम पड़ाव में। अब देखिए इसमें क्या है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ये जो कि उसमें विदर्पण में भी था इस तरह का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि प्रकाश आई और यहाँ से अपवर्तित हुई और फिर यहाँ से ये निर्गत हुई और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? दर्पण। जैसे दर्पण निकाल लगाएंगे तो ये आपतित किरण की भांति व्यवहार करेगी और फिर आगे सेम सेम होने लगेगा, ठीक है। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, ध्यान रखना है आपको हमेशा कि जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उसको ANG लिखना है। क्या लिखना है? ANG। और साइन A बटा साइन R। और जब प्रकाश कांच से हवा में पहुंचती है तो उसको लिखना है GNA। क्या लिखना है? GNA। लेकिन जैसे उल्टा लिखेंगे तो वो भी पलट जाएगा, साइन R बटा साइन A हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों समीकरण का आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो जैसे जब गुणा करेंगे तो साइन A बटा साइन R इक्वल टू साइन R बटा साइन A। तो क्या होगा आपका? दोनों कट के क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो जब भी दो माध्यम है, ठीक है, तो उनका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे हवा है, पानी है, कांच है, अलग अलग माध्यम है, ठीक है। अलग अलग माध्यमों के लिए ANW बराबर NW बटा NA, WNG बटा NG बटा W और GNA बराबर NA/NG होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका जो हम बताया कि कैसे ये लिखा जाता है, उसके बाद ये काटने पीटने के बाद क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ANW और WNG और GNA इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो दोस्तों ये जो था आपका अपवर्तनांक वाला चैप्टर था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा भैया सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं नौकरी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।